हेलो एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम हेल्थ केयर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हेल्थ केयर मैनेजमेंट कोर्स से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, जैसे कि क्या होता है हेल्थ केयर मैनेजमेंट, कहाँ से करनी चाहिए, इस फील्ड में कैरियर्स कैसे बनते हैं, स्कोप क्या है इस कोर्स का। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि हम हेल्थ केयर मैनेजमेंट के बारे में बात करें, आइए हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। हेल्थ केयर एक डाइवर्स सेक्टर है जो कि कई सारे डिसिप्लिन्स मिल के बना है। वो सारे एस्टैब्लिशमेंट्स जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं या हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए, डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए, मेडिकल रिहैबिलिटेशन के लिए, जैसे कि फिजिकल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजिकल थेरेपी, और फिर पैलिएटिव केयर के लिए। पैलिएटिव केयर एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जो टर्मिनली इल पेशेंट्स को दी जाती है, जैसे कैंसर पेशेंट्स हो गए, HIV एड्स के पेशेंट्स हो गए। तो ये सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हेल्थ सेक्टर का पार्ट होते हैं। अब हेल्थ सेक्टर में कौन कौन से एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं उसे देखते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो इसमें आती है वो पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की होती हैं। पब्लिक हॉस्पिटल्स में भी कुछ डिविजन्स होते हैं, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अर्बन हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, जिसे हम रेफरल हॉस्पिटल्स भी कहते हैं। इन हॉस्पिटल्स को मैनेज करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो कि प्राइवेट बिजनेस ओनरशिप के अंडर में आते हैं। इसमें भी कई डिविजन्स होती हैं, जैसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वो है जिसमें कई सारी मेडिकल डिपार्टमेंट्स होती हैं, और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी से डील करता है और इसमें एडवांस्ड मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाती है। फिर दूसरी कैटेगरी में नर्सिंग होम्स आते हैं। नर्सिंग होम एक हॉस्पिटल का सेटअप ही होता है, बट वो हॉस्पिटल से छोटा है और इनकी ट्रीटमेंट सर्विसेज थोड़ी लिमिटेड होती हैं। ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनको पर्सनलाइज्ड नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है। अगली कैटेगरी में डायग्नोस्टिक सर्विसेज आते हैं। अभी तक जो हमने हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स की बात की, ये डायरेक्ट पेशेंट केयर की परव्यू में आते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है। लेकिन डायग्नोस्टिक सर्विसेज जैसे कि लैबोरेटरी सर्विसेज, रेडियोलॉजी सर्विसेज, ये इनडायरेक्ट पेशेंट केयर की कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि ये ऑनगोइंग मेडिकल ट्रीटमेंट को सपोर्ट करती हैं। वैसे तो डायग्नोस्टिक सर्विसेज हॉस्पिटल सिस्टम का ही एक पार्ट होता है, लेकिन कुछ स्टैंड अलोन स्टैब्लिशमेंट्स भी होती हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक बहुत ही मेजर इंडस्ट्रीज़ में से होती है हेल्थ सेक्टर में। अगर हम इंडियन फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो हमें ग्लोबल लीडर माना जाता है इस सेगमेंट का, क्योंकि इंडिया जेनरिक ड्रग्स और वैक्सीन का बिगेस्ट सप्लायर है। इसीलिए इंडियन फार्मा को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं मेडिकल डिवाइसेस कंपनी। इन ऑर्गेनाइजेशंस की भी भूमिका काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि ये मेडिकल इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स और मेडिकल सप्लाईज मैन्युफैक्चर करती हैं। आप लोगों ने GE हेल्थ केयर, सीमेंस, फिलिप्स का तो नाम सुना ही होगा। ये अल्ट्रासाउंड मशीन और सिटी स्कैन मशीन की लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं। अब आते हैं अगली कैटेगरी में, जो है हेल्थ इंश्योरेंस, जिसे हम पॉपुलरली मेडिक्लेम के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा इंश्योरेंस कवरेज है जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को कवर करता है। मैक्सिमम कितना एक्सपेंस कवर होता है ये पॉलिसी होल्डर के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पर डिपेंड करता है। हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का पिछले 10 ईयर्स में काफ़ी रैपिड ग्रोथ हुआ है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है मेडिकल इन्फ्लेशन। ये तब होता है जब मेडिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट हर साल कंटिन्यूसली बढ़ती है। आने वाले वीडियोस में हम अलग से इस टॉपिक पर बात करते हैं। अब अगली कैटेगरी में आते हैं। हेल्थ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक ब्रांच है जो हेल्थ केयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप और मैनेज करता है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड और हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्थ IT की सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जो हेल्थ सेंटर्स में ज़्यादातर इम्प्लीमेंट की जाती है। इसकी हेल्प से पेशेंट डेटा इफ़िशिएंटली मैनेज करते हैं। सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स इस डेटा को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, जिससे पेशेंट केयर में कोऑर्डिनेशन और आउटकम इम्प्रूव होती है। लास्ट कैटेगरी जो हमने यहाँ मेंशन की है वो है एकेडमिक्स एंड रिसर्च।
वो सारे इंस्टीट्यूशंस जो मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, जैसे मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस, पैरामेडिकल कॉलेजेस, ये सारे इसी श्रेणी में आते हैं। एकेडमिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये मेडिकल मैन पावर को तैयार करती हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी एकेडमिक्स का एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है, जिसमें हेल्थ केयर रिसर्च प्रोफेशनल्स नए ट्रीटमेंट से रिलेटेड रिसर्च करते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम अपना कैरियर बनाने के लिए हेल्थ केयर इंडस्ट्री चूज़ करते हैं तो हमें इस इंडस्ट्री की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी का ज्ञान होना चाहिए। हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक थ्राइविंग और इवॉल्विंग सेक्टर है। रिपोर्ट्स के अनुसार हेल्थ केयर सर्विसेज की ग्लोबल मार्केट वैल्यू अराउंड $13.31 ट्रिलियन है और हम ये आशा कर सकते हैं कि 2031 तक इसकी वैल्यू $22.57 ट्रिलियन हो जाएगी। और अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 2016 में इसकी मार्केट वैल्यू $110 बिलियन थी और 2025 तक अराउंड $638 बिलियन होने की संभावना है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ किसी पर्टिकुलर सेगमेंट की नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ केयर सर्विसेज की बात हो रही है। इसकी एक्सपेंशन की बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, बढ़ती हुई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो कि एक स्टैटिस्टिकल फिगर है जिससे हमें पता चलता है कि एक इंडिविजुअल का टोटल स्पैन ऑफ लाइफ क्या है। इसी एक्सटेंडेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी के कारण एजिंग पॉपुलेशन यानी सीनियर सिटीजन्स की संख्या बढ़ रही है। अब ये जनरल पॉपुलेशन और एजिंग पॉपुलेशन की ग्रोथ के कारण ये जो अलग अलग टाइप्स ऑफ डिजीजेस होते हैं, जैसे कॉन्जेनाइटल डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस, क्रोनिक डिजीजेस, उसकी बर्डन बढ़ रही है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मेडिकल सर्विसेज की डिमांड पर हो रहा है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर की ग्रोथ में मेडिकल टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट और इनोवेशन का भी बहुत सहयोग रहा है। इस फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बहुत होती हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण मेडिकल सर्विसेज आज इजीली अवेलेबल है और रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से पेशेंट ट्रीटमेंट की प्रक्रिया भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं। और इसी ग्रोथ की वजह से हेल्थ केयर वर्कफोर्स की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। सो टू सम अप, दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच हैव लेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन हेल्थ सेक्टर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। हेल्थ केयर मैनेजमेंट एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम मैनेजमेंट के सारे प्रिंसिपल्स और फंक्शंस को एक हेल्थ केयर सिस्टम में अप्लाई करते हैं। जनरल मैनेजमेंट के कुछ बेसिक 5 फंक्शंस होते हैं जिसे कून्स ओवरडॉनल ने दिया है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सारे फंक्शंस को हम हेल्थ सिस्टम में इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि पेशेंट केयर की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, साथ ही साथ पेशेंट सेटिस्फैक्शन भी मैक्सिमाइज हो सके। पेशेंट सेटिस्फैक्शन एक बहुत ही वाइटल फैक्टर होता है। किसी भी चिकित्सालय या हेल्थ केयर फैसिलिटी की ग्रोथ इस पर डिपेंड करती है और इसी कारण हेल्थ केयर मैनेजर्स को मेक श्योर करना होता है कि पेशेंट केयर से रिलेटेड जो सर्विसेज दी जा रही हैं वो एक्सीलेंट हों और अच्छी स्टैंडर्ड की हों। और क्वालिटी सर्विस को सुनिश्चित करने के लिए मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये देखना कि सारे डिपार्टमेंट्स सही से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं। डॉक्टर्स, नर्सेस और बाकी मेडिकल स्टाफ के साथ लगातार कम्युनिकेट करना पड़ता है। एडिक्वेट मैन पावर को हायर करनी होती है और उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी होती है। मार्केटिंग और कैंपेनिंग भी करनी होती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सर्विसेज पहुंच सके। साथ ही साथ फाइनेंस को भी मैनेज करना पड़ता है और कंटिन्यूस बेसिस में बजट कंट्रोल करना पड़ता है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि ये सारी ड्यूटीज़ फुलफिल करने के लिए हेल्थ केयर मैनेजर्स को सिस्टम का और हेल्थ केयर पॉलिसीज़ का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। इसी नीड को एड्रेस करने के लिए हेल्थ केयर मैनेजमेंट के कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ट्रेन करते हैं और उन्हें सक्षम बनाते हैं। इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव होता है हेल्थ केयर फील्ड की टेक्निकल और कंसेप्चुअल नॉलेज देना और लीडरशिप स्किल्स डेवलप करना, जिसके सहयोग से प्रोफेशनल्स मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस अप्लाई कर सके और किसी भी हेल्थ सेक्टर को इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सके। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया में हेल्थ केयर मैनेजमेंट के कोर्सेज आपको अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी तीनों ही लेवल्स में मिलेंगे। इससे पहले कि हम समझें कि कौन सा कोर्स करना सही रहेगा, हम इन कोर्सेज की जनरल डिटेल्स देख लेते हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल में अलग अलग कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस इन कोर्सेज को अलग अलग नाम से ऑफर करती हैं। कुछ कॉलेजेस बीएचएम यानी
बैचलर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट के नाम से ऑफर करती हैं और कुछ BBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से ऑफर करती हैं। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस BMS यानी बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़ हेल्थ केयर मैनेजमेंट के नाम से भी ऑफर करती हैं। ज़्यादातर ये कोर्सेज 3 इयर्स की होती हैं जो 6 सेमेस्टर्स में डिवाइड की जाती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वैरी करते हैं। इसमें कुछ कॉलेजेस साइंस सब्जेक्ट्स को प्रेफर करते हैं और कुछ कॉलेजेस जनरल सब्जेक्ट्स को भी वेटेज देते हैं। मिनिमम स्कोर्स की रिक्वायरमेंट अराउंड 50 to 60% तक की होती है। एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये भी है कि क्लास 12 की सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट इंग्लिश की कंपलसरी होनी चाहिए। एडमिशन और सिलेक्शन प्रोसेस भी इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेरी करता है। वैसे UG लेवल में एडमिशन क्राइटेरिया बहुत रिजिड नहीं होते हैं। मैक्सिमम कॉलेजेस स्टूडेंट्स की एकेडमिक परसेंटेज के बेसिस में शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर पर्सनल इंटरव्यूज़ के बेसिस में सिलेक्शन होता है। और कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी हैं जो एंट्रेंस टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस में स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं। या तो वो कॉलेजेस खुद की एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं या तो नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम जैसे CUET UG और CET के स्कोर्स को कंसीडर करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में अगर हम देखें तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट के प्रोग्राम आपको जनरल भी मिलेंगे और स्पेशलाइजेशन के साथ भी मिलेंगे। जनरल कोर्सेज ब्रॉड होते हैं, ये हेल्थ केयर मैनेजमेंट से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को कवर करती हैं। MHA यानी मास्टर्स इन हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन और MBA हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट जनरल कोर्सेज की श्रेणी में आते हैं। MPH यानी मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ केयर की स्पेशलाइज्ड फील्ड है। इसमें पब्लिक हेल्थ केयर के टॉपिक्स विस्तार से पढ़ाई जाती हैं। वो सारे स्टूडेंट्स जो पब्लिक हेल्थ केयर में कैरियर बनाना चाहते हैं, ये उनके लिए बेस्ट प्रोग्राम है। इसके अलावा और भी स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम है जैसे हेल्थ IT सिस्टम्स, हेल्थ केयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये सारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज उनके लिए बेटर हैं जो या तो इसी स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्टेड हैं और आगे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, और या तो इसी फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस है और अपना कैरियर एडवांस करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटीज़ आपको ये कोर्स कंप्लीट करने पर डिग्री अवार्ड करती है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अवार्ड करती है। ये रेस्पेक्टिव एजुकेशनल बॉडी के एफिलिएशन पर निर्भर करता है। जैसे UGC यूजुअली डिग्री अवार्ड करती है और AICTE डिप्लोमा अवार्ड करती है। PG लेवल में ये कोर्सेज 2 इयर्स की होती हैं। इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखें तो स्ट्रिक्टली यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन लेवल में वैरी करता है। MBA इन हेल्थ केयर और मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट कॉमन ही होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल और लाइफ साइंस ग्रेजुएट्स को ही एडमिशन्स देती हैं और कुछ इंस्टीट्यूशंस थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, ये जनरल ग्रेजुएट्स को भी प्रेफर करते हैं। MPH प्रोग्राम में स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट साइंस और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को भी के ग्रेजुएट्स को भी प्रेफरेंस दी जाती है। एलिजिबल सब्जेक्ट्स में मिनिमम 50% तक के स्कोर्स होने चाहिए। PG लेवल में एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक मैंडेटरी क्राइटेरिया होता है। ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट जैसे CAT, MAT, ZED, GMAT या NMAT के स्कोर्स के बेसिस में एडमिशन देती हैं। वहीं कुछ कॉलेजेस अपनी स्टेट लेवल एंट्रेंस टेस्ट जैसे तमिलनाडु टैनसेट और वेस्ट बंगाल मकआउट को भी कंसीडर करती हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस जैसे IHMR जयपुर, सिम्बोयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जिपमेर पौंडीचेरी, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी खुद की एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं और इनके बेसिस में स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं। हाल ही में CUET PG यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर्स को भी एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। हेल्थ केयर मैनेजमेंट की कैटेगरी में CUET PG के पेपर कोड COQP 12, COQP 19 या COQP 22 को एक्सेप्ट किए जाते हैं। यहाँ पेपर कोड COQP 12 जनरल मैनेजमेंट के लिए है, COQP 19 पब्लिक हेल्थ के लिए है और COQP 22 हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए है। फाइनल सिलेक्शन के लिए स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस, एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर्स, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस में किए जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हेल्थ केयर मैनेजमेंट में PhD करने का भी एक ऑप्शन होता है। ये उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो एकेडमिक्स में अपना कैरियर बना रहे हैं और रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए बहुत सारे रिसर्च एरियाज होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स अपने एक्सपीरियंस या इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते हैं।
इस प्रोग्राम का एवरेज ड्यूरेशन 2 to 3 इयर्स होता है, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस 5 इयर्स तक भी अलाउ करते हैं। इस कोर्स में एलिजिबल होने के लिए हेल्थ केयर मैनेजमेंट में MBA या कोई इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने MPhil किया है या रिलेटेड फील्ड में मास्टर्स किया है, वो भी इस प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हैं। एलिजिबल सब्जेक्ट्स में मिनिमम 55% तक के स्कोर्स होने चाहिए। यहाँ भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया वारी करते हैं। एक कॉमन क्राइटेरिया सारे इंस्टीट्यूशंस का ये है कि इनकी एडमिशन प्रोसेस स्ट्रिक्टली एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस में होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस खुद के एंट्रेंस टेस्ट करवाते हैं, जिसके बेसिस में स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, उन्हें एंट्रेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फाइनल सिलेक्शन पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस में होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च प्रपोजल भी सबमिट करनी होती है, जिसकी बेसिस में इंटरव्यू और सिलेक्शन होता है। आइए अब नेक्स्ट ये डिस्कस करते हैं कि कौन सा प्रोग्राम चूज करना बेटर रहेगा। बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि बैचलर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट और मास्टर्स इन हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम्स में से कौन सा कोर्स चूज करना अच्छा रहेगा। वैसे तो दोनों ही कोर्सेज के ऑब्जेक्टिव्स सुपीरियर हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स को डेवलप करना होता है। दोनों के सब्जेक्ट्स भी कॉमन होते हैं और दोनों ही प्रोग्राम्स टेक्निकल और जॉब ओरिएंटेड हैं और कोर्स कंप्लीशन पर कॉलेजेस प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल में ये कोर्सेज 3 इयर्स के होते हैं, इसलिए इनका फोकस बेसिक कंसेप्ट्स को थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज से स्ट्रॉन्ग करना होता है। और PG लेवल 2 इयर्स के होते हैं। ये एडवांस्ड मैनेजमेंट स्टडीज़ पर फोकस करते हैं। इनका अप्रोच इंडस्ट्री ओरिएंटेड होता है क्योंकि इनकी लर्निंग प्रोसेस में रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा PG लेवल के एडमिशन प्रोसेस UG लेवल से ज़्यादा टफ होते हैं क्योंकि ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर बेस्ड होते हैं। फीस स्ट्रक्चर के बेसिस में PG प्रोग्राम ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ दोनों के ही अच्छे होते हैं, लेकिन इंडस्ट्री क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मास्टर्स प्रोग्राम प्रेफर किए जाते हैं क्योंकि ये आपको लीडरशिप पोजीशंस के लिए बेटर प्रिपेयर करते हैं। अगर आप हायर सेकेंडरी के बाद अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्लान कर रहे हैं तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। अगर आप हेल्थ केयर मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड है तो आप बैचलर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और हेल्थ केयर बिजनेस मैनेजमेंट की बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। कोर्स कंप्लीशन के बाद आप या तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं और या तो मास्टर्स प्रोग्राम ज्वाइन करके अपनी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। एक साथ UG और PG प्रोग्राम्स करने का एक और बेनिफिट ये भी है कि आप एकेडमिक्स में अपना कैरियर बना सकते हैं और रिसर्च वर्क भी परस्यू कर सकते हैं। अगला ऑप्शन ये है कि अगर आप बैक टू बैक दोनों कोर्सेज नहीं कर सकते तो आप बैचलर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बाद शॉर्ट वर्क एक्सपीरियंस ले सकते हैं और फिर MHA प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ PG प्रोग्राम के लिए वर्क एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस देती है। एक और ऑप्शन ये भी है कि अगर आप UG लेवल में हेल्थ केयर मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो आप ग्रेजुएशन के बाद PG प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद इन कोर्सेज में एनरोल होते हैं। बस आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ध्यान रखना होगा, जिसकी हमने पहले बात की है। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप डिस्टेंस MHA प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन का ऑप्शन कोशिश करें लास्ट में चूज़ करने का, क्योंकि फुल टाइम प्रोग्राम्स आपको बेटर एडवांटेज देते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन ओवरऑल टेक्निकल नॉलेज पर फोकस करता है और फुल टाइम प्रोग्राम्स टेक्निकल के साथ सॉफ्ट स्किल्स में भी सुधार लाती हैं। फुल टाइम कोर्सेज की लर्निंग प्रोसेस में प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा होता है। आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, फील्ड विजिट कर सकते हैं, वर्कशॉप और सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं, रिसर्च वर्क में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सीनियर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, आपको फैकल्टी सपोर्ट भी मिलता है और आप अपने इंस्टीट्यूशन के इंडस्ट्री कनेक्शन का लाभ ले सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको डिस्टेंस एजुकेशन में नहीं मिल पाते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन आप तभी ज्वाइन करें अगर आप इन कोर्सेज को फुल टाइम नहीं दे सकते हैं या आपकी बजट में लिमिटेशन है। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं या आप अर्ली करियर में हैं तो आपके लिए फुल टाइम प्रोग्राम्स सही रहेंगे। स्पेशलाइजेशन आप तभी चूज़ करें अगर आप अपनी चूज़ किए हुए सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं और कॉन्फिडेंट है कि आपको अपने कैरियर इसी फील्ड में बनानी है, या फिर आपको अपने चूज़ किए हुए फील्ड में एक्सपीरियंस है और आप उसे और डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए जनरल हेल्थ केयर मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स बेटर रहेंगे।
कोई भी प्रोग्राम चूज़ करने से पहले आपको अपने पर्सनल फैक्टर्स का ध्यान रखना होगा, जैसे आपके कैरियर गोल्स, यानी आपकी इच्छा क्या है, आप अपने कैरियर को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। अगर आप हेल्थ केयर बिजनेस मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड है तो उसे करने के लिए आपके पास बेसिक मैनेजमेंट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, रीजनिंग स्किल्स होने चाहिए। और फिर आपको इसका भी ध्यान रखना होगा कि आप इस कोर्स के लिए कितना टाइम दे सकते हैं और कोर्स फीस फाइनेंस करने के लिए आपकी बजट कितनी है। इन शॉर्ट, आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हायर एजुकेशन करने के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज चूज़ करना एक चैलेंजिंग काम होता है और ये ज़्यादा कठिन हो जाता है जब आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। इसलिए कोई भी कॉलेज चूज़ करने से पहले कुछ फैक्टर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि बैचलर्स डिग्री करना चाहते हैं या मास्टर्स करना चाहते हैं। इसकी अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिटेल डिस्कशन की है। नेक्स्ट, आपको अपने चूज़ किए हुए प्रोग्राम कौन से यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अवेलेबल है ये चेक करना होगा। कुछ कॉलेजेस बीएचएम और एमएचए दोनों कोर्सेज ऑफर करते हैं और कुछ कॉलेजेस बीएचएम या फिर सिर्फ एमएचए प्रोग्राम ऑफर करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कॉलेजेस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हर यूनिवर्सिटी की अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस होती हैं और आप तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन और मार्क्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एडमिशन प्रोसेस में। कॉलेजेस या तो खुद के एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं या फिर नेशनल लेवल मैनेजमेंट एग्जाम्स के स्कोर्स को एक्सेप्ट करती हैं। अप्लाई करने से पहले आपको चेक करना होगा कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज कौन कौन से एग्जाम्स को एक्सेप्ट कर रही हैं। इन एग्जाम्स में जितने बेटर स्कोर्स होते हैं उतनी अच्छी चांस होती है सिलेक्ट होने की। क्योंकि कंपटीशन काफ़ी होती है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स लेने की कोशिश करें ताकि आप अपनी चॉइस की कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कर सकें। अगला फैक्टर होता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी का लोकेशन। अगर आप अपने स्टेट में स्टडी करना चाहते हैं तो आप वहाँ के कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप आउट ऑफ स्टेट जाके स्टडी करने में कंफर्टेबल हैं तो आप दूसरे सिटीज़ और स्टेट्स के कॉलेजेस के ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी, यानी कि कोर्स फीस जो आपको एडमिशन के लिए अरेंज करना होता है। कुछ स्टूडेंट्स हायर फीस के लिए एजुकेशन लोन भी लेते हैं। यहाँ इस बात का ध्यान रखिए कि लोन का अमाउंट रीजनेबल हो ताकि बाद में आप इजीली रिपे कर सकें। कुछ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस स्कॉलरशिप भी एक्सटेंड करते हैं जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट, कॉलेज चूज करते वक्त उसकी रिकग्निशन और एक्रेडिटेशन का भी ध्यान रखें, क्योंकि डिग्री या डिप्लोमा प्रोवाइड करने के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज का रिकॉग्नाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की रिकग्निशन गवर्नमेंट एजेंसी या रेगुलेटरी बॉडी जैसे यूजीसी या एआईसीटीई के द्वारा होती है, जो उस इंस्टीट्यूशन को ऑपरेट करने की अथॉरिटी देती है। वहीं एक्रेडिटेशन एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जैसे एनएएसी या एनबीए के द्वारा दी जाती है। एक्रेडिटेशन कॉलेजेस की क्वालिटी और परफॉर्मेंस की बेसिस में होती है। इसी के साथ साथ आप कॉलेजेस की रैंकिंग भी चेक कर सकते हैं। एनआईआरएफ सबसे पॉपुलर बॉडी है जो इंडियन कॉलेजेस को रैंक करती हैं। कुछ जनरल पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस में रैंकिंग होती है, जैसे कॉलेजेस स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, इनकी टीचिंग रिसोर्सेज कैसी होती हैं, रिसर्च एक्टिविटीज़ कितनी होती हैं कॉलेजेस में, कॉलेज की ओवरऑल रिपुटेशन कैसी है। तो ये सारे बेसिक गाइडलाइंस हैं जिसके बेसिस में रैंकिंग की जाती है, जो स्टूडेंट्स को कॉलेज चूज़ करने में हेल्प करती हैं। अगला इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कॉलेज का अलुमनाई नेटवर्क, जो कॉलेजेस को बहुत सारे एक्टिविटीज़ के थ्रू हेल्प करता है। अलुमनाई कनेक्शंस बहुत ही अच्छी सोर्स होती हैं कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, क्योंकि वो आपको सबसे बेटर गाइड कर सकते हैं। आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और वो आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जिससे आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट, कॉलेज की प्लेसमेंट रिकॉर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है जो स्टूडेंट्स को इनकरेज करता है उस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। आपको प्लेसमेंट रिकॉर्ड के डेटा की से कंपनी विजिट्स के बारे में पता चल सकता है, प्लेसमेंट परसेंटेज और एवरेज सैलरी जो ग्रेजुएट्स को ऑफर किए गए हैं वो भी पता चल सकता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको अलुमनाई नेटवर्क से मिल सकती है। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस ये इन्फॉर्मेशन वॉलंटरीली अपने वेबसाइट में फीड कर देते हैं। ये सारे फैक्टर्स जो हमने अभी डिस्कस किए ये जनरल गाइडलाइंस हैं जो आपको कॉलेज चूज़ करने में और अप्लाई करने में हेल्प करेंगे।
वैसे तो इंडिया में 200 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं जो हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज ऑफर करते हैं। आपके रेफरेंस के लिए मैंने कॉलेजेस की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। आइए अब हम इस वीडियो के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद काफ़ी सारे कैरियर ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाते हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। हर एक हेल्थ केयर सेटिंग में अलग तरह की रिक्वायरमेंट होती है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की। आइए अब हम हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्टर वाइज किस तरह के जॉब्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम हॉस्पिटल सेक्टर में किस तरह का कैरियर बना सकते हैं वो देखते हैं। पहला ऑप्शन होता है हॉस्पिटल ऑपरेशंस। ये एक बहुत ही वाइटल डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल में, और अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैक्सिमम जॉब्स इसी एरिया में होती हैं। ऑपरेशंस के रोल में आपको पेशेंट की एंट्री से एग्जिट तक की सारी मूवमेंट को सुपरवाइज करना होता है। इसमें आउट पेशेंट क्लिनिक से लेकर इंडोर एडमिशन की सारी प्रोसेस को मैनेज करना होता है ताकि पेशेंट को हॉस्पिटल की सारी सुविधा सही से और समय पर मिल सके। नेक्स्ट ऑप्शन होता है क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसका उद्देश्य होता है हॉस्पिटल सेटिंग में पेशेंट सेफ्टी मेंटेन करना और पेशेंट केयर को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करना। इस रोल में आपको क्वालिटी सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए डिपार्टमेंटल ऑडिट्स करने होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को डेवलप करनी होती है और रेगुलर बेसिस में क्वालिटी ट्रेनिंग करवानी पड़ती है। हेल्थ केयर में अभी क्वालिटी मैनेजर्स की डिमांड बहुत है। इस एरिया में आप बहुत अच्छी करियर बना सकते हैं। अगला करियर ऑप्शन होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। किसी भी हेल्थ सिस्टम को मैनेज करने के लिए स्किल्ड मैन पावर का होना बहुत ज़रूरी है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी के एचआर डिपार्टमेंट की होती है, जिनका उद्देश्य होता है हेल्थ केयर मैन पावर को एंगेज करना, हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट देना और उनको मोटिवेट करना। इस रोल में आपको लेबर लॉज, एचआर पॉलिसी और एचआर मैनेजमेंट से जुड़े बाकी फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। इसके अलावा आप हॉस्पिटल की मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एक उभरता हुआ कैरियर्स में से है। इस जॉब रोल में आपको हॉस्पिटल सर्विसेज को प्रमोट करना होता है, जिसके लिए आपको मार्केट और कंपटीशन की सर्वे करनी होती है, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करने होते हैं और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है, जिससे हॉस्पिटल की रेपुटेशन बढ़े और बिजनेस डेवलपमेंट के चैनल्स बन सके। तो ये कुछ हॉस्पिटल सेक्टर के मेजर एरियाज है जिसमें आप कैरियर बना सकते हैं। रिसेंटली हॉस्पिटल की पब्लिक रिलेशंस, ब्रांडिंग और फाइनेंस भी कुछ एरियाज हैं जिसमें आप कैरियर बना सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में हम हेल्थ इंश्योरेंस में कैसे कैरियर्स बना सकते हैं वो देखते हैं। इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस दो तरीके से फंक्शन करती हैं। एक तो पब्लिक सेक्टर में जनरल इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज देती हैं, और उससे रिलेटेड जो क्लेम्स होती हैं वो थर्ड पार्टीज मैनेज करती हैं। दूसरी कुछ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफर करती हैं और उनकी क्लेम्स भी खुद मैनेज करती हैं। इस फील्ड में मोस्टली आप इंश्योरेंस सेल्स और मेडिकल क्लेम्स मैनेजमेंट जैसे जॉब्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट और नेटवर्क मैनेजमेंट के रोल में होते हैं तो उसमें आपको हॉस्पिटल्स और दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स से टाई अप्स करके उन्हें अपने नेटवर्क में ऐड करना होता है। इंश्योरेंस के बेनिफिशियरीज जो होते हैं उन इम्पैनल हॉस्पिटल से कैशलेस ट्रीटमेंट का बेनिफिट लेते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट होता है क्लेम्स मैनेजमेंट का, जिसमें आपको पॉलिसी होल्डर्स या हॉस्पिटल के तरफ से जो मेडिकल एक्सपेंसेस सबमिट की जाती है उन्हें वेरीफाई करके पेमेंट की प्रोसेस करनी होती है। इसके अलावा आप इंश्योरेंस सेल्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं। इसमें कस्टमर इंडिविजुअल भी हो सकता है और कंपनी या बिजनेस भी हो सकता है। अगली कैटेगरी में हम हेल्थ केयर कंसल्टेंट्स की बात करेंगे। इस फील्ड में भी आप एक प्रोग्रेसिव कैरियर बना सकते हैं। हेल्थ केयर कंसल्टेंट्स बेसिकली हेल्थ केयर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स होते हैं जो हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट्स को ऑपरेशनल करने में और उसकी इफ़िशियंसी बढ़ाने में मदद करते हैं। वैसे तो हेल्थ केयर कंसल्टिंग काफ़ी वास्ट है, लेकिन एज अ हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर आप हॉस्पिटल प्रोजेक्ट कंसल्टेंट या क्वालिटी कंसल्टेंट के रोल्स परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी हॉस्पिटल या हेल्थ केयर यूनिट की प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए ताकि वो बेस्ट पॉसिबल पेशेंट केयर प्रोवाइड कर सके।
हॉस्पिटल प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स वो ब्रिज होते हैं जो हॉस्पिटल डिज़ाइन और पेशेंट की ज़रूरत को कनेक्ट करते हैं। कंसल्टेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना, प्रोजेक्ट टीम्स बनाना, टाइमलाइंस ड्रॉ करना, बजट्स मैनेज करना, क्वालिटी रिलेटेड रेगुलेशंस पूरे करना और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक प्रोग्रेस को देखना। कुछ कंसल्टेंट्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के एक्रेडिटेशन प्रोसेस में भी सपोर्ट करते हैं। एक्रेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पूरे करने पर रिकॉग्नाइज करता है। इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज को एक्रेडिटेशन NABH की तरफ से दी जाती है। क्वालिटी कंसल्टेंट्स या NABH कंसल्टेंट्स एक लिंक होते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी और NABH के बीच में, जो उनकी सर्विसेज को इवेलुएट करके इम्प्रूवमेंट प्लान्स बनाते हैं और NABH के स्टैंडर्ड्स को पूरे करने में उन फैसिलिटीज़ को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर कंसल्टेंसी में मेडिकल टूरिज्म का बहुत अच्छा स्कोप है। पिछले कुछ सालों में इंडिया में मेडिकल टूरिज्म की काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हुई है। मेडिकल टूरिज्म एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें पेशेंट्स इंटरनेशनली ट्रैवल करके मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं। कंसल्टेंट्स का इसमें रोल होता है इंटरनेशनल पेशेंट्स को उनके मेडिकल नीड के हिसाब से हॉस्पिटल्स और डॉक्टर से कनेक्ट करवाना, उनके ट्रैवल और स्टे अरेंजमेंट्स करना, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ जुड़ के उनकी ट्रीटमेंट के प्रोसेस में फुल टाइम सपोर्ट करना, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में कोऑर्डिनेशन करना और ट्रीटमेंट के दौरान कल्चरल इश्यूज को एड्रेस करना। नेक्स्ट कैटेगरी में हम हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कैरियर्स की बात करते हैं। हेल्थ IT एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसमें अभी काफ़ी स्कोप है। अगर आप IT और डेटा एनालिसिस जैसे रोल्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये कैरियर आपके लिए अच्छी रहेगी। इसमें आप एज अ हेल्थ केयर एनालिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इस रोल में मोस्टली आपको हेल्थ केयर डेटा से डील करना होगा। हेल्थ केयर एनालिस्ट का काम होता है अलग अलग सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करना, उन पे रिसर्च करना और उनको डेटा विजुअलाइजेशन या दूसरे रिपोर्टिंग टूल्स के माध्यम से प्रेजेंट करना। डेटा एनालिसिस पेशेंट केयर से रिलेटेड डिसीजन लेने में हेल्थ केयर यूनिट को काफ़ी हेल्प करती है। इसमें एक और कैरियर ऑप्शन है जिसमें मेडिकल रिकॉर्ड्स की कोडिंग करनी होती है। मेडिकल कोडिंग एक ऐसी प्रोफाइल है जिसमें पेशेंट की ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो डेटा होती है उसे एक स्टैंडर्डाइज्ड कोड में कन्वर्ट करना होता है। कोडिंग की हेल्प से हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनीज मेडिकल क्लेम्स और बिलिंग को मैनेज करते हैं। अगली कैटेगरी में हम फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट से रिलेटेड कैरियर्स की बात करेंगे। अगर आप फार्मा ग्रेजुएट हैं या आपने फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन किया है तो आप इस फील्ड में अच्छी कैरियर बना सकते हैं। आप फार्मा इंडस्ट्री में प्रोडक्ट मैनेजमेंट या मार्केटिंग के रोल्स कर सकते हैं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशन होती है। इसमें फार्मा प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल मैनेज करनी होती है, यानी कि कौन सी प्रोडक्ट बनानी है, किस तरह से प्रोडक्शन होनी चाहिए, मार्केट में कब लॉन्च करनी है और उसकी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करना है। ये सब कुछ एक प्रोडक्ट मैनेजर को देखना होता है। मार्केटिंग भी इसी से रिलेटेड होती है, लेकिन इस रोल में आपको सिर्फ प्रोडक्ट की मार्केटिंग के एस्पेक्ट्स को देखने होते हैं। यानी कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट में मार्केटिंग की प्लानिंग होती है और मार्केटिंग के रोल्स में उसकी एग्जीक्यूशन को देखना होता है। आप फार्मा कंपनीज के परचेज डिपार्टमेंट भी मैनेज कर सकते हैं। इस रोल में आपको फार्मा से रिलेटेड जो भी मटेरियल्स या सर्विसेज परचेज की जाती है उसकी सप्लाई और लॉजिस्टिक्स देखना होता है, कॉस्टिंग को कंट्रोल करना होता है, डिलीवरी की टाइमिंग मेंटेन करनी होती है और वेंडर्स के साथ रिलेशन मैनेज करना होता है। इसके अलावा फार्मा क्वालिटी मैनेजमेंट में भी अच्छी कैरियर बन सकती है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्वालिटी को बहुत महत्व दी जाती है। इस रोल में आपको फार्मा प्रोडक्ट्स की सेफ्टी और एफिशिएंसी को सुनिश्चित करने के लिए एनालिटिकल टेस्टिंग करनी होती है, ऑडिट्स करने होते हैं और मेनली ये देखना होता है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स प्रोडक्शन के सारे चरण में फॉलो किया जा रहा है या नहीं। इसी से रिलेटेड एक और रोल है जिसे रेगुलेटरी अफेयर्स बोलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट्स का प्रभाव हमारे हेल्थ पर होता है। कुछ रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं जैसे सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिनका काम होता है ड्रग्स और मेडिसिन की सेफ्टी और क्वालिटी को मेजर करना। रेगुलेटरी अफेयर्स मैनेजर्स को
इन एजेंसीज से फार्मा प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन और उनके ट्रेड के लिए अप्रूवल लेनी होती है और उनके सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स का पालन करना होता है। आइए अब हम अगली कैटेगरी देखते हैं। इस कैटेगरी में हम पब्लिक हेल्थ की बात करेंगे। अगर आपने मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ किया है तो आप एक रिवार्डिंग कैरियर बना सकते हैं। पब्लिक हेल्थ सिस्टम का उद्देश्य होता है जनरल पॉपुलेशन की स्वास्थ्य की सुरक्षा करना और उसमें लगातार सुधार लाना। ये सिस्टम्स इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज की जाती है। पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट की टीम 4 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। पहली होती है मेडिकल डॉक्टर्स और दूसरे हेल्थ के प्रोफेशनल्स को जो प्राइमरी, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट हॉस्पिटल से जुड़े होते हैं। दूसरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज से जुड़े होते हैं। तीसरी होती है टीचिंग फैकल्टीज जो मेडिकल कॉलेजेस से जुड़े होते हैं। और चौथी होती है हेल्थ केयर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स जो इन सिस्टम्स की नॉन मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे फाइनेंस, HR, हॉस्पिटल फैसिलिटी, परचेज और सप्लाई चेन को मैनेज करते हैं। इसके अलावा हेल्थ मैनेजमेंट की केडर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के ऑपरेशंस को देखती हैं जो ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल में इम्प्लीमेंट होती हैं। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जो जनरल पब्लिक की हेल्थ के इश्यूज को एड्रेस करती हैं, जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन या आयुष्मान भारत प्रोग्राम। इस एरिया में कई सारी रोल्स होते हैं, जैसे कि प्रोग्राम मैनेजर जिनको अपने एलोकेटेड प्रोजेक्ट्स मैनेज करने होते हैं। अगर वो ब्लॉक हेल्थ मैनेजर्स हैं तो उन्हें ब्लॉक लेवल में यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या सब सेंटर्स में इन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करनी होती है। और अगर वो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हैं तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन प्रोग्राम्स की इम्प्लीमेंटेशन और प्रोग्रेस देखनी होती है। इनके अंडर सारे ब्लॉक लेवल की हेल्थ केयर फैसिलिटीज आती हैं। स्टेट लेवल में यही प्रोग्राम मैनेजर्स पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट के रोल्स में होते हैं जो स्टेट लेवल पॉलिसीज की प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं स्टेट लेवल पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना, हेल्थ प्रोग्राम्स को प्रमोट करना और सुनिश्चित करना कि सारे हेल्थ प्रोग्राम्स जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो रहे हैं वो नेशनल हेल्थ पॉलिसी की गाइडलाइंस को फॉलो करें। ये कुछ बेसिक रोल्स हैं जो कि पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में होती हैं। कुछ और पोजीशंस होते हैं जैसे हेल्थ एजुकेशन कंसल्टेंट्स जो हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट करने के लिए एजुकेशन कैंपेन्स रन करते हैं और उनकी कम्युनिकेशन चैनल को मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट, कंसल्टेंट हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी एक ऐसी पोजीशन होती है जो मेडिकल डिवाइसेस और डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट को एडवाइस देती हैं। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट होते हैं जो हेल्थ डेटा पर रिसर्च करते हैं और करंट पॉलिसीज में क्या सुधार होनी चाहिए उसकी सजेशन देते हैं। तो ये कुछ कैरियर्स हैं जो आप हेल्थ केयर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट करके अलग अलग विभाग में कर सकते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से हेल्प करेगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।